चलिए आ जाइए। कल के क्लास में आपको दक्षिण अमेरिका महादेश बताना प्रारंभ किए थे। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश के विषय में जो है आगे आज के सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महादेश, अंग्रेजी में साउथ अमेरिका, हिंदी में दक्षिणी अमेरिका। देखिए जो दक्षिणी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है, इसके बाद आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश और फिर कैरिबियन सागरीय देश और फिर मैक्सिको और मध्य अमेरिका, इन तमाम क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से मिलाकर के कहा जाता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, जैसे आप याद कीजिए, हम आपको यूरोप महादेश पढ़ाते हुए एक बात बताए होंगे, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, यूके किसे कहते हैं, स्कैंडिनेवियन देश की श्रेणी में कौन कौन आता है, बेनलेक्स क्या है, ये सब बात हम आपको बताए थे। तो देखिए सामान्य तौर पर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? तो लैटिन अमेरिका की अगर आप बात करेंगे, पूरा का पूरा साउथ अमेरिका महादेश, कैरिबियन सागरीय देश, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जो लैटिन अमेरिका में शामिल है। आखिरकार इन तमाम क्षेत्रों को लैटिन अमेरिका के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, इन देशों में अगर आप देखेंगे तो इन देशों में जो भाषा बोली जाती है, इन देशों में या तो फ्रेंच बोली जाती है, या स्पेनिश बोली जाती है, या पुर्तगाली बोली जाती है, या इतालवी बोली जाती है। इन देशों में साउथ अमेरिका महादेश के अंतर्गत आने वाले देश, कैरिबियन सागरीय देश, मैक्सिको, मध्य अमेरिका जैसे देशों में या तो फ्रेंच भाषा बोली जाती है, या स्पेनिश बोली जाती है, या पुर्तगाली बोली जाती है, या इतालवी बोली जाती है। ये जो सभी भाषाएं हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है, और यही कारण है कि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका महादेश, कैरिबियन सागरीय देश, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो लैटिन अमेरिका में आते हैं। आपको इन क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली या इतालवी, इन भाषाओं की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, और इन क्षेत्रों में लैटिन भाषा से उत्पत्ति होने वाले ये तमाम भाषा बोले जाते हैं। यही वजह है कि इन तमाम क्षेत्रों को लैटिन अमेरिका के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महादेश की। तो बात अगर दक्षिणी अमेरिका महादेश की हम लोग करें तो दक्षिणी अमेरिका महादेश लगभग दक्षिणी गोलार्ध में है, लगभग दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका अधिकतर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में ही है। आपको यह बात हमने बतलाया है कि पृथ्वी के केंद्र से होकर या बीचों बीच से एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देख सकते हैं विषुवत रेखा के दक्षिण में, विषुवत रेखा के दक्षिण में
साउथ अमेरिका महादेश के अधिकतर भाग है, अर्थात इसे हम दक्षिणी गोलार्ध में मान सकते हैं। बहुत कम क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी अमेरिका महादेश के अधिकतर भाग दक्षिणी गोलार्ध में ही है। और दूसरी बात यह है कि जो दक्षिणी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश के उत्तरी भाग को जब आप देखेंगे तो यह चौड़ा है। दक्षिणी अमेरिका महादेश के उत्तरी भाग को देखेंगे तो यह आपको चौड़ा है। वही दक्षिणी अमेरिका महादेश के दक्षिणी भाग को जब आप देखेंगे तो यह प्रद्वीपीय आकृति धारण कर रहा है। प्रद्वीपीय आकृति धारण कर रहा है। जैसे अपना देश भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत के दक्षिणी भाग को देखिए, भारत का जो दक्षिणी भाग है 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। प्रद्वीप के विषय में हम आपको बतलाए हैं। ना आप बैठिए, आपसे पूछे हैं इससे पहले। प्रद्वीप किसे कहा जाता है? नया है, बैठिए। प्रद्वीप किसे कहा जाता है? क्या? 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल। ठीक है, बैठ जाइए। वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ हो वही कहलाता है प्रद्वीप। तो जो साउथ अमेरिका महादेश है, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है प्रद्वीपीय आकृति बनाता है। आप देख रहे हैं प्रद्वीपीय आकृति बनाता, भारत जैसे प्रद्वीपीय आकृति बनाता है। और साउथ अमेरिका महादेश का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, साउथ अमेरिका महादेश का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, यहां पर है सबसे दक्षिणी द्वीप, यहां पर है सबसे दक्षिणी द्वीप। ये जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, इस द्वीप को कहा जाता है सियरा डेल फ्यूगो। इस द्वीप को कहा जाता है सियरा डेल फ्यूगो। सियरा डेल फ्यूगो, हाँ ठीक तो है। क्या टियरा है? टीरा, टीयरा, टीयरा, हाँ सॉरी, टीयर, सियरा नहीं, टियरा, टीयर, ट है, टमाटर वाला ट होगा जी। हाँ ठीक है, ट ही होगा हमारे ख्याल से। क्या है? हाँ वही है जी, टीएरा, य लिख दिए हैं। ठीक है, हाँ टियरा। हाँ, मानचित्र है आप लोग के पास ना, और देख रहे थे। हाँ ठीक है, टियरा डेल फ्यूगो। टियरा, इसको सुधार देते हैं, टियरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो। जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है, यह साउथ अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप है। और इस द्वीप में एक हॉर्न अंतरीप है। हॉर्न अंतरीप देखिए, जैसे आप सब लोग जानते हैं, भारत का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल। उसी प्रकार से जो है, जो साउथ अमेरिका महादेश है, साउथ अमेरिका महादेश का जो सबसे दक्षिणी भाग है हॉर्न अंतरीप है। हॉर्न अंतरीप है, और जो हॉर्न अंतरीप है वह आपको टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप के ही सबसे दक्षिणी भाग में है। टिएरा डेल फ्यूगो के ही सबसे दक्षिणी भाग में है। जैसे भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग है, अगर आप मानचित्र पर आएंगे, मानचित्र पर अगर आप आएंगे, भारत के मानचित्र पर,
तो हाँ, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में अगर आप आएंगे तो भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ग्रेट निकोबार। यहां पर ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा, जैसे भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसी प्रकार से जो आपको साउथ अमेरिका महादेश है, इसका सबसे दक्षिणी द्वीप टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर ही हॉर्न अंतरीप है जो कि साउथ अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी भाग है या सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब देखिएगा, जो आपको साउथ अमेरिका महादेश के मुख्य भूमि है, साउथ अमेरिका महादेश के मुख्य भूमि को टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करता है एक जल संधि। उस जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। क्या नाम है? मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। तो साउथ अमेरिका महादेश के दक्षिणी भाग में जो है आपको एक मैगलन जल संधि है और जो मैगलन जल संधि है, यही मैगलन जल संधि साउथ अमेरिका महादेश के मुख्य भूमि को टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करता है। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करता है। अब देखिएगा आप, जो मैगलन जल संधि है, मैगलन जल संधि की अगर आप बात करेंगे, कहा जाता है इस भाग से होकर, मतलब ये जो जल संधि है इसका नाम जो मैगलन जल संधि दिया गया है, एक आपको साहसी नाविक था, उसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन जो कि पुर्तगाली नाविक था, नहीं स्पेन के लिए काम किया, वो था पुर्तगाली नाविक, उसका जन्म हुआ था पुर्तगाल में। फर्डिनेंड मैगलन एक साहसी नाविक था जिसका जन्म पुर्तगाल में हुआ था। पुर्तगाली साहसी नाविक फर्डिनेंड मैगलन ने पूरे विश्व का सर्वप्रथम समुद्री यात्रा किया। पूरे विश्व की अगर आप बात करेंगे तो पूरे विश्व का सर्वप्रथम समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम साहसी नाविक है फर्डिनेंड मैगलन, जिनका जन्म पुर्तगाल में हुआ था। जन्म पुर्तगाल में हुआ था। और फर्डिनेंड मैगलन जब विश्व भ्रमण पर था तो वो यहीं से होकर साउथ अमेरिका महादेश के दक्षिणी भाग से होकर अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश किए। देखिए, साउथ अमेरिका महादेश के आप पूर्वी भाग में आएंगे तो ये जो महासागर ये भाग है, ये है आपको अटलांटिक महासागर, और इसके जब आप पश्चिमी भाग में आएंगे तो ये जो महासागर है ये है आपको प्रशांत महासागर। तो इसी होकर के साउथ अमेरिका महादेश के दक्षिणी छोर से होकर ही मैगलन अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश किया था। इसी वजह से इस मार्ग को ही नाम दे दिया गया मैगलन जल संधि, जो जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहां तक अब कुछ चीजों को लिखिए, फिर आगे बताएंगे। और एक बात और जानिए, जो साउथ अमेरिका महादेश है ना, साउथ अमेरिका महादेश को पक्षियों का महादेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो है भारी मात्रा में पक्षियों की उपलब्धता देखने को मिलती है। यही वजह है कि इसे पक्षियों का महादेश या महाद्वीप भी कहा जाता है। नीचे से लिखिएगा। और रुकिए, सुनिए, चलिए ठीक है, ये सब बात बता दिए, ठीक है, अच्छी बात है। सुनिए अब यहां पे थोड़ा सा और हेडिंग ब्राजील मरवाए थे, हमको ध्यान में नहीं था कि हेडिंग ब्राजील मरवाए थे, तो थोड़ा सा पहले ब्राजील के विषय में जानते हैं, फिर ब्राजील के विषय में लिख लेंगे और फिर तब ये सब बात लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आइए ब्राजील को ही देखते हैं। ठीक है, ध्यान में नहीं था हमको कि ब्राजील हम बताए। चलिए ठीक है, देखिए आइएगा आप।
आइएगा थोड़ा सा इस मानचित्र पे आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ब्राजील, ब्राजील का नाम जानते हैं? ब्राजील क्यों पड़ा है? ब्राजील में एक ब्रासिल नामक वृक्ष हुआ करता था। ब्रासिल, ब्रासिल, जैसे इस बात को समझिएगा, लेकिन उससे पहले एक बात समझिए। जैसे अपना जो राज्य बिहार है, बिहार, बिहार जो राज्य है, बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा है? समझिएगा इस बात को। देखिए, आप सब लोग बौद्ध धर्म से अवगत होंगे और आप सब लोग ये बात जानते होंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोध गया में, जो कि बिहार में है। अब बौद्ध धर्मावलंबी के लोग जहां रहा करते थे उसको कहा जाता था विहार, विहार, विहार कहा जाता था। बौद्ध धर्मावलंबी के लोग जहां पूजा किया करते थे उसको कहा जाता था चैत्य, चैत्य कहा जाता था। जैसे हिंदू धर्मावलंबी के लोग जहां पूजा करते हैं उसको मंदिर कहते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्मावलंबी के लोग जहां पूजा किया करते थे उसको चैत्य कहा जाता था, और बौद्ध धर्मावलंबी के लोग जहां रहा करते थे उसको कहा जाता था विहार, विहार। तो महात्मा बुद्ध जब बौद्ध धर्म की स्थापना किए ना, तो बौद्ध धर्म की स्थापना करने के बाद गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया मगध को। मगध मतलब आज के संदर्भ में पटना और गया। आज के संदर्भ में जो पटना और गया है उसी को पहले कहा जाता था मगध। तो मगध को ही गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाया, जिस वजह से इस मगध के क्षेत्र में तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बौद्ध धर्मावलंबी के लोग ज्यादा संख्या में रहने लगे, ज्यादा संख्या में रहने लगे। तो धीरे धीरे मगध तथा उसके आसपास के क्षेत्र बौद्ध धर्मावलंबियों से भर गया, और जब धीरे धीरे बढ़ गया तो लोग अब इस तमाम क्षेत्र को सम्मिलित रूप से कहने लगा बिहार। क्या कहने लगा? बिहार। और फिर इसी वजह से हमारे राज्य का नाम पड़ गया बिहार। उसी प्रकार से ब्राजील में एक ब्रासिल नामक वृक्ष हुआ करता था। ब्रासिल, ब्रासिल नामक वृक्ष हुआ करता था, और ब्रासिल वृक्ष की काफी अधिकता थी इस क्षेत्र में। ब्रासिल वृक्ष की काफी अधिकता थी इस क्षेत्र में, और उस वृक्ष के नाम पर ही इस देश का नाम रख दिया गया ब्राजील। और ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका महादेश का, साउथ अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश है। और हमने आपको ब्राजील के विषय में यह भी बतलाया था कि ब्राजील सिर्फ 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती, साउथ अमेरिका महादेश के सिर्फ 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है, अब बाद बाकी सब के साथ सीमा बनाती है। एगो पेरू, सॉरी पेरू नहीं, पेरू के साथ तो बनाता है, सॉरी, इक्वेडोर और चिली, इक्वेडोर और चिली, इक्वेडोर और, क्लियर है ये बात? अब यहां पर देखिएगा, हम कुछ काल्पनिक रेखा को गुजारते हैं, यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो ये आपको विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा देखिए ब्राजील से होकर गुजर रही है, आए एकदम विषुवत रेखा ब्राजील से गुजर रही है। फिर यह है कर्क रेखा, कर्क रेखा है। कौन रेखा है? मकर रेखा ना, क्योंकि विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में न खींचे, इसके उत्तरी भाग में जाइएगा तो क्या होगा? ऊपर वाला हो जाएगा कर्क रेखा, और ये नीचे वाला क्या है? मकर रेखा। तो ये मकर रेखा है और ये है विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। तो देखिएगा ब्राजील से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है, हां गुजर रही है।
ब्राजील से होकर मकर रेखा गुजर रही है, हां गुजर रही है। ब्राजील संभवतः पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिससे होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है और जिससे होकर मकर रेखा भी गुजरती है। इसके अलावा अन्य कोई देश आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा आपको नजर आएगा किसी से मकर रेखा गुजर रही है तो किसी से विषुवत रेखा, किसी से विषुवत रेखा तो किसी से मकर रेखा। लेकिन ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिससे होकर विषुवत और मकर दोनों काल्पनिक रेखा गुजरती है। और ब्राजील को कहवा का घर कहा जाता है। कहवा यानी कॉफी, कॉफी का घर कहा जाता है, कॉफी का घर कहा जाता है। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहवा अर्थात कॉफी का उत्पादन ब्राजील ही करता है। ब्राजील में कहवा के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उसको फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कहवा के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उसको कहा जाता है फजेंडा। और ब्राजील का एक प्रमुख शहर है सेंट पॉल, फिर है आपको सेंटोस, फिर है आपको रियो डी जेनेरो, ये सभी ब्राजील के प्रमुख शहर है। फिर है आपको ब्रासिलिया जो कि उसकी राजधानी नगर है, जो कि उसकी राजधानी नगर है। तो अब देखिएगा आप कैसन मानचित्र लगाया, ये सबको कुछ हो नहीं दिमाग है, कोई कामे लगना है। हाँ तो सिर्फ सुंदर दिखने मात्र से जो है थोड़े हो जाता है। एक बात जान लीजिए, जो जितना सुंदर उतना खत्म, समझे। तो देखिए जैसे ये मानचित्र देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, इसका कोई काम है? कोई काम नहीं। चलिए दीजिएगा थोड़ा सा मानचित्र दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको ब्राजील के जितने भी प्रमुख शहर है, रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, ब्राजीलिया, इस सब को हम थोड़ा सा यहां पर इंगित करवाते हैं। आपको रियो डी जेनेरो जो है आपको एक समुद्र तट पर बसा हुआ शहर है। फिर साओ पाउलो यहां पर है, इस एरिया में है, समझ गए। इस एरिया में है आपको रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। फिर आपको है हल्ला क्या कर रहे हैं। फिर उसी के नीचे जो है आपको सेंटोस और साओ पाउलो है, साओ पाउलो, पाउलो, साओ पाउलो। और उसके नीचे ही है आपको सेंटोस, सेंटोस, सेंटोस बंदरगाह नगर है। अब सुनिएगा समझिएगा, ये थोड़ा सा इंगित कर दिए हैं कि ब्राजील के जो है दक्षिणी भाग में आप कह सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग में आप कह सकते हैं रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, सेंटोस जैसे जो है आपको प्रमुख शहर है। देखिएगा जो सेंटोस है, सेंटोस एक बंदरगाह नगर है। और ब्राजील का सेंटोस जो कि एक बंदरगाह नगर है, यहां से बहुत भारी मात्रा में विश्व के अलग अलग देशों में कॉफी निर्यात किया जाता है। विश्व के अलग अलग देशों में कॉफी निर्यात किया जाता है, जिस वजह से इस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है, जिस वजह से इस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। और दूसरी बात, जो साओ पाउलो है, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा कहवा का मंडी है, कॉफी का मंडी है। साओ पाउलो में विश्व का सबसे बड़ा कहवा का मंडी है, विश्व का सबसे बड़ा कहवा का मंडी साओ पाउलो में है। और सेंटोस से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात किया जाता है, जिस वजह से इसको कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। और साओ पाउलो में जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी का मंडी है। और इन दोनों शहरों के बीच जो
रेल चलता है उसे नाम दिया गया है कॉफी रेल। इन दोनों शहरों के बीच जो रेलगाड़ी चलता है उसे नाम दिया गया है कॉफी रेल। होता यह है कि साओ पोलो में कहवा का मंडी है, वहां पर कॉफी जमा होता है और वहां से कॉफी जो है लेकर के रेल के जरिए सेंटोस बंदरगाह पर पहुंचाया जाता है और सेंटोस बंदरगाह से कॉफी जो है विश्व के अलग अलग देशों में जो है आपको निर्यात किए जाते हैं। इसके बाद ब्राजील का एक प्रमुख शहर है आपको रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो की अगर आप बात करेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ही हुआ था 1992 ईस्वी में। 1992 आपको बायोलॉजी में जो है जब इन्वायरमेंट सर पढ़ाए होंगे तो वहां पर जो है ये बात आपको बताए होंगे, या फिर जब जैव विविधता पढ़ाए होंगे तो वहां पर जो है इस बात का चर्चा जो है सर आपको किए होंगे। वर्ष 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। और इसके बाद जो है 2016 ईस्वी में जो है ओलंपिक गेम ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में ही जो है आपको आयोजित हुआ था। क्लियर है। और जो ब्राजील है, ब्राजील की अगर आप बात करेंगे तो यह देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश ही है। यह देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहां पर भी जो है आपको उद्योग सब, जैसे भारत में उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर किस एरिया में देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। और फिर जो है आपको वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आपको उद्योग देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जो है आपको ब्राजील में जो उद्योग सब का संकेंद्रण देखने को मिलता है वो इसी क्षेत्र में जो है उद्योग सब का संकेंद्रण, यानी साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, सेंटोस जैसे क्षेत्रों में ही जो है उद्योगों का संकेंद्रण जो है आपको देखने को मिलता है। तो अब नीचे से लिखिएगा, ब्राजील में जो लिख रहे थे उससे आगे, ब्राजील वृक्ष के नाम पर, ब्राजील वृक्ष के नाम पर, ब्राजील वृक्ष के नाम पर, ब्राजील वृक्ष के नाम पर देश का नाम ब्राजील पड़ा है। ब्राजील वृक्ष के नाम पर देश का नाम ब्राजील पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिससे होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, जिससे होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राजील के साओ पौलो में, ब्राजील के साओ पौलो में, ब्राजील के साओ पौलो में विश्व का सबसे बड़ा, ब्राजील के साओ पौलो में विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कहवा का मंडी है। विश्व का सबसे बड़ा कहवा का मंडी है। कहवा यानी कॉफी, कहवा का मंडी है, कहवा का मंडी है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को, ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और एगो बात जान लीजिए, यहां पर ये जो पॉइंट लिखा है, ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष के भीतर कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा, निम्नलिखित में से किस शहर को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। लगभग हर परीक्षा में यह प्रश्न जो है आपसे पूछ दिया गया है। क्लियर है? नीचे से लिखिए अब। पूरे विश्व में, एक मिनट, अगला पॉइंट, साओ paulo और सेंटोस के बीच जो रेलगाड़ी चलती है, साओ paulo और सेंटोस के बीच जो रेलगाड़ी चलती है, साओ paulo और सेंटोस के बीच जो रेलगाड़ी चलती है, साओ paulo और सेंटोस के बीच जो रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है, उसे कॉफी रेल कहा जाता है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। ब्राजील करता है। जिस कारण इसे कहवा का घर, जिस कारण इसे कहवा यानी कॉफी, जिस कारण इसे कहवा का घर, जिस कारण इसे कहवा का घर, जिस कारण इसे कहवा का घर कहा जाता है, जिस कारण इसे कहवा का घर कहा जाता है, जिस कारण इसे कहवा का घर कहा जाता है, कहवा का घर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में वर्ष 1992 ईस्वी में वर्ष 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये भी प्रश्न अभी जो पॉइंट लिखाए हैं, पूरे भारतवर्ष के भीतर कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो ये प्रश्न ना पूछा होगा और आगे भी पूछेगा। समझ गए? चलिए अब इसके बाद अब देखिएगा, अब थोड़ा सा ब्राजील देखिए,
एक बात बताइए, हम बताए हुए हैं, जो अपना पृथ्वी है, अपने पृथ्वी को कितने ताप कटिबंध में बांटा गया? चौबीस ताप कटिबंध। हाँ, कितना? वो लड़का सही बोल रहा है, 3। खड़ा होइए तो, सही बोल रहे हैं आप, बोलिए तो कौन कौन 3 कटिबंध सही बोला हो? 3 सही होगा। उष्ण, शीतोष्ण और शीत। बैठ जाइए, वो सही बोला है लड़का, ठीक है। बताइए, ये बात नहीं जानते हैं, अजीब हाल है। बताइए कितना बार बताएं? 2-3 बार बताएं ये बात कम से कम हम आपको। 24-25 बोल रही थी। 24 समय कटिबंध में बांटा गया है, 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। ताप कटिबंध हम पूछे थे, ताप कटिबंध। पूरे पृथ्वी को जो है 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण, शीतोष्ण और शीत, यानी जहां पर गर्मी ज्यादा होता है उष्ण, जहां पर गर्मी ठंडी दोनों बराबर मात्रा में होता है शीतोष्ण, और जहां पर ठंडा ज्यादा होता है शीत। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बात बतलाए हैं कि उष्ण कटिबंध कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यह उष्ण कटिबंध होता है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध। इसको कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध। यह है आपको कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के संपूर्ण क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। तो एक बात बताइए, ब्राजील आपको कौन कटिबंध में नजर आ रहा है? उष्ण कटिबंध में। ब्राजील में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं हम लोग सेल्वास। क्या कहते हैं? सेल्वास। क्या कहते हैं? सेल्वास। तो ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग कहते हैं सेल्वास। सेल्वास कहते हैं, समझ गए? सेल्वास कहते हैं। फिर इसके बाद वेनेजुएला। वेनेजुएला वेनेजुएला भी आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंध में ही है। तो वेनेजुएला में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसको कहते हैं लानोज। क्या कहते हैं? लानोज। लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोज। और यह प्रश्न भी पूरे भारत के भीतर कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो यह प्रश्न ना पूछा होगा कि लानोज घास के मैदान कहां, किस देश में? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला। और इसके बाद जब आप मकर रेखा से नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास। और यह प्रश्न भी कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो नहीं पूछा होगा, लगभग हर परीक्षा पूछा है। पंपास घास का मैदान कहां है? अर्जेंटीना में। और पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और पंपास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। कुछ समझ में आया? तो लानोज और सेल्वास ये दोनों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और जो पंपास है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय
ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सेल्बास कहते हैं। सेल्बास कहते हैं, लिखना होगा, सेल्बास कहते हैं। वहीं 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 वेनेजुएला के वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहते हैं। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहते हैं। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहते हैं, लानोज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अर्जेंटीना के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को 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 पंपास अर्जेंटीना के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। पंपास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। पंपास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। और ब्राजील का खोज कौन किया है जानते हैं? अल्ब्रेज कैब्राल। अल्ब्रेज कैब्राल, कैब्राल कैब्राल जेब्राल ने कैब्राल। सुनिए, देखिए क्या हुआ था। आगे 5 से 7 वाला बैच में आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू होने जा रहा। आधुनिक भारतीय इतिहास बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, 2-4-5 दिन में शुरू हो जाएगा। तो वहां पर भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही शुरू करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, यहां पे कल टेस्ट में आए थे आप लोग? आए थे? वहां गए थे ना? कितने लोग टेस्ट दिए ईमानदारी से? मां कसम है, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। मम्मी कसम है, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, इतने लोग टेस्ट दिए थे। तो एक बात बताइए, हाँ, लड़की लोग में कौन को? लड़की लोग को नहीं दिखे? हाँ, चलिए ठीक। हल्ला काहे कर रहे हैं? कौन बात का हल्ला? हे भगवान, ये तो कोनो चीज में आप लोग हल्ला करने लग रहे हैं महाराज। एगो कोई बात होता है तो समझ में आता है। तो एक बात बताइए, अभी तो एक ही टेस्ट दिए हैं, अभी रिव्यू लेना सही नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, आप जो 7 से 9:30 बजे तक 9:25 में लगता है छूट गया था, 50 क्वेश्चन आप बनाए, आप उसका डिस्कशन किए, तो क्या उसके जरिए आप सिर्फ 50 क्वेश्चन जाने? नहीं, 50 क्वेश्चन का तो आप आंसर जाने, कम से कम 150 से 200 फैक्ट आप जाने। अगर आप गौर से समझेंगे तो मान लिया जाए कि बिट्टू सर का क्लास नहीं है, वहां पर क्लास बंद रहे, उससे तो बेहतर है कि 50 क्वेश्चन डेली आप देखें। बेहतर चीज ना है जी। तो इससे आपको फायदा होगा। और एक बात आप जान लीजिए, अभी तो आपको नहीं बुझाएगा, लेकिन जब आप वो डेली टेस्ट सीरीज 50 से 60 को दे दीजिएगा, 50 से 60 डेली टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा,
उसके बाद किसी परीक्षा में बैठिएगा, पढ़ने के साथ साथ वो टेस्ट आप दे दीजिएगा और किसी भी जीएस आधारित परीक्षा में बैठिएगा, आप बहुत बेहतर कीजिएगा। हम लिख करके दे सकते हैं, आप बहुत जबरदस्त करेंगे, समझ गए। तो जब तक सर नहीं आते हैं, आ जाएंगे सर, जल्दी आ जाएंगे। जब तक नहीं आते हैं इस चीज को आप कंटिन्यू रखिएगा। अब ये नहीं कि बार बार हमको कहना पड़े। आपका टेस्ट पुनः कब है? शनिवार को। कल तो आपका क्लासे है, कल तो आपका क्लासे है, यहीं पर होगा क्लास, कल तो आपका क्लास ही है। फिर शनिवार को बिट्टू सर का क्लास है, तो वहां पर हम आपको टेस्ट रखे हैं और टेस्ट में जो है आप सभी को शामिल होना है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, पढ़ता हर कोई है लेकिन रिजल्ट हर किसी का नहीं होता है, समझिए, रिजल्ट हर किसी का नहीं होता है। तो इसलिए जो रिजल्ट चाहते हैं वो उसको कीजिए, बेहतर होगा। और जो ऐसे टाइम पास करने के लिए अपना कर रहे हैं तो अपना करते रहिए जो करना है, समझ गए। तो चलिए अब आइए, सुबह में टेस्ट शुरू होगा दोपहर में 12 बजे से, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जीएस आधारित जो है 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का टेस्ट बहुत जल्दी शुरू होगा, समझ गए। तो ठीक है, देखेंगे, टेस्ट शुरू होगा। हाँ, डिस्कशन के साथ होगा, ऐसा बिना डिस्कशन। टेस्ट का मतलब डिस्कशन होता है, बिना डिस्कशन का टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए। तो हम देंगे डिस्कशन, और कौन देगा, ठीक है। चलिए अब आगे आइएगा, आगे समझते हैं। और जितना समझाए थे उतना लिखा न दिए, आगे बढ़े ना। इससे क्या बता रहे थे? हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, हाँ, ब्राजील का खोज, उसका खोजकर्ता भी लिख लेना है। देखिए आपको 14वीं 15वीं शताब्दी आते आते बड़े बड़े जहाज के, पानी में चलने वाले बड़े बड़े जहाज का आविष्कार हो गया। साथ ही साथ दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो गया, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, किधर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, दिग्भ्रमित तो नहीं हुए हैं, ये सब दिशा सूचक यंत्र बतलाता है। तो 14वीं 15वीं शताब्दी ईस्वी आते आते दिशा सूचक यंत्र की खोज हो गई, बड़े बड़े पानी में चलने वाले जहाज की खोज हो गई। तो फिर 15वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप जगत में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई और यूरोप जगत के दो देश पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। एक पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोमियो डियाज, वो भारत को खोजने निकला लेकिन भारत को नहीं खोज पाया। बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका महादेश के दक्षिणी द्वीप पर स्थित केप ऑफ गुड होप को खोजा, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। फिर आपको अल्ब्रेज कैब्राल भी भारत खोजने निकला, जो कि पुर्तगाली यात्री ही था। पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल भी भारत को खोजने निकला, या भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने को निकला। लेकिन अल्ब्रेज कैब्राल जो है भारत के जगह पहुंच गया ब्राजील। भारत के जगह कहां पहुंच गया? ब्राजील। और फिर अल्ब्रेज कैब्राल ने ब्राजील की खोज कर डाली और अल्ब्रेज कैब्राल के बाद भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने निकले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। और फिर वास्को डी गामा जो है अटलांटिक महासागर के मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंद महासागर में प्रवेश किए और हिंद महासागर में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल माजिद की सहायता से भारत पहुंचे और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कालीकट बंदरगाह पर जो है वास्को डी गामा पहुंचे और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने में वास्को डी गामा सफल हो गया। मतलब यहां पर परीक्षा के लिहाज से जो बात याद रखना है वह इस बात को याद रखना है कि ब्राजील के खोज करता है अल्ब्रेज कैब्राल। अल्ब्रेज कैब्राल, तो नीचे से लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट था ब्राजील के खोजकर्ता ब्राजील के खोजकर्ता अल्ब्रेज कैब्राल, बोर्ड पे लिखे हैं यहां पे, अल्ब्रेज कैब्राल। ब्राजील के खोजकर्ता अल्ब्रेज कैब्राल हैं। ब्राजील के खोजकर्ता अल्ब्रेज कैब्राल हैं।
अरे ठीक है, हाँ या थे में उतना ज्यादा अथी मत रहिए महाराज। अब हाँ लिखाते ठीक है, थे भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए ना थे। अजीब हाल है। चलिए, ये ब्राजील के विषय में हो गया, ब्राजील से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य है, समझ गए। अब इसके बाद जो और कुछ बताए थे उसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, तो लिखिएगा। दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश कोमा दक्षिणी अमेरिका महादेश कोमा कैरिबियन सागरीय देश, कैरिबियन सागरीय देश, अरे उत्तरी अमेरिका महादेश दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच जो सागर है वही है कैरिबियन सागर, समझ गए। अरे यहां पर महाराज स्पष्ट, यहां पर ई जो एरिया है, ई जो सागरीय भाग है, ई जो जलीय भाग है, यही है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। इसके अंतर्गत आने वाले देश भी, ठीक है, कोमा कैरिबियन सागरीय देश कोमा मेक्सिको, मेक्सिको और मध्य अमेरिका, मेक्सिको और मध्य अमेरिका, मेक्सिको और मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी अमेरिका महादेश, कैरिबियन सागरीय देश कोमा मेक्सिको और मध्य अमेरिका लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आता है, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आता है, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आता है। लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आता है क्योंकि 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 इन क्षेत्रों में क्योंकि इन क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा, क्योंकि इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा, क्योंकि इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा, क्योंकि इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच, 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 पुर्तगाली, स्पेनिश, स्पेनिश और इतालवी, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और इतालवी, इतालवी, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और इतालवी की उत्पत्ति की उत्पत्ति की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी द्वीप कहां गया जी, मिटा दिए क्या? टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, टिएरा
है, यहां पे लिख देते, देखिए यहां टिएरा डेल फ्यूगो, फ्यूगो। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा द्वीप, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी द्वीप, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी द्वीप टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। हाय हाय हाय, यह द्वीप मुख्य भूमि से अलग, यह द्वीप मुख्य भूमि से अलग मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि के द्वारा, मैगलन यहां लिखे, मैगलन जल संधि के द्वारा होता है, मैगलन जल संधि के द्वारा होता है। इस द्वीप में स्थित, उसी में कंटिन्यू, इस द्वीप में स्थित, इस द्वीप में स्थित हॉर्न अंतरीप, यहां पे लिखे हैं, इस द्वीप में स्थित हॉर्न अंतरीप, इस द्वीप में स्थित हॉर्न अंतरीप, हॉर्न अंतरीप नहीं दिख रहा है आज तोड़ी को, हॉर्न दिख रहा है, हॉर्न अंतरीप अब दिख रहा है कि अब भी नहीं दिख रहा है? इस द्वीप में स्थित हॉर्न अंतरीप दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है, 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 फुल स्टॉप। चलिए अब आगे, अब आगे सुनिए, बताएं, एक आध को पॉइंट और लिखना है तब सुनना है, एक पॉइंट और लिखिए। मैगलन जल संधि मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि का नाम पुर्तगाल में जन्मे, मैगलन जल संधि का नाम पुर्तगाल में जन्मे साहसी नाविक, मैगलन जल संधि का नाम पुर्तगाल में जन्मे साहसी नाविक फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर, फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर, फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया है। मैगलन जल संधि का नाम पुर्तगाल में जन्मे साहसी नाविक फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया है क्योंकि समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण के क्रम में, क्योंकि समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण के क्रम में, क्योंकि समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण के क्रम में, क्योंकि समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण के क्रम में वे अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश,
अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश मैगलन जल संधि के जरिए किया था। मैगलन जल संधि के जरिए किया था। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश मैगलन जल संधि के जरिए किया था। मैगलन जल संधि के जरिए किया था। चलिए नीचे से लिखिएगा, समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन है। समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण करने वाला समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण करने वाला समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन है। मैगलन है। अब आइएगा यहां पे, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। वही समझा रहे हैं, उसके बाद लिखाएंगे। देखिए समझिएगा यहां पर थोड़ा सा आपको नॉर्थ अमेरिका महादेश, साउथ अमेरिका महादेश के पूर्वी भाग में आएंगे तो ये अटलांटिक महासागर है, और नॉर्थ अमेरिका महादेश और साउथ अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में आएंगे तो ये प्रशांत महासागर है। अब ये जो अटलांटिक महासागर है, इसका ऊपरी हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर और निचली हिस्सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, निचली हिस्सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। वैसे ही प्रशांत महासागर का जो उत्तरी हिस्सा है उत्तरी प्रशांत महासागर, और जो दक्षिणी हिस्सा है दक्षिणी प्रशांत महासागर। जो मैगलन जल संधि है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। जो मैगलन जल संधि है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, मैगलन जल संधि मैगलन जल संधि दक्षिणी मैगलन जल संधि दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ता है। चलिए अब आगे आइएगा, अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए जैसे अगर आपको याद हो रॉकीज पर्वत कौन महादेश में? उत्तरी अमेरिका महादेश। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महादेश में है और उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में है। उसी प्रकार से जो साउथ अमेरिका महादेश है दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में एक पर्वतमाला है जिसे हम लोग कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। क्या कहते हैं? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला।
एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में है और पूरे विश्व में जितनी भी पर्वतमालाएं हैं उसमें सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। वहीं सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के अंतर्गत पर्वतों की ऊंचाई काफी ज्यादा है। इसके अंतर्गत जो है पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के तुलना में कम है, हिमालय के तुलना में कम है, लेकिन जो है आपको लंबाई में ये हिमालय से भी ज्यादा लंबा है। हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर और 2400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है आपको एंडीज। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह एंडीज पर्वतमाला है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आइएगा, क्या समझा रहे थे? एंडीज पर्वतमाला जो है एक मिनट, आइएगा समझिएगा। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। अब एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत एक पर्वत है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ, जो माउंट एकांगुआ है यह आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एकांगुआ दक्षिणी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। 6960 मीटर। और जो माउंट एकांगुआ है यह चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर जो है आपको माउंट एकांगुआ है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और एक बात आप और जानिए, यहां पर पहले इसको लिखिए तब जानिएगा। लिखिए, दीजिए तो लिखिएगा। दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला
एंडीज पर्वतमाला 7 देशों में 7 देशों में फैली हुई है। एक नंबर में वेनेजुएला, 2 नंबर में कोलंबिया, 3 नंबर में इक्वेडोर, 4 नंबर में पेरू, 5 नंबर में बोलीविया, 6 नंबर में चिली, 7 नंबर में अर्जेंटीना, 6 नंबर में चिली, 7 नंबर में अर्जेंटीना, 6 नंबर में चिली, 7 नंबर में अर्जेंटीना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। 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 इस पर्वतमाला के अंतर्गत चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित माउंट एकांगुआ, कॉस्ट में 6960 मीटर, 6960 मीटर। इस पर्वतमाला के अंतर्गत चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित माउंट एकांगुआ, इस पर्वतमाला के अंतर्गत चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित माउंट एकांगुआ दक्षिणी अमेरिका महादेश का दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बीपीएससी का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है और आगे भी आ सकता है आपके परीक्षा में। बीपीएससी एक प्रश्न पूछा है, टीटीकाका झील किस 2 देश के सीमा पर है? टीटीकाका झील किस 2 देश के सीमा पर है? अगर आपके पास मानचित्र हो तो मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो आपको पेरू और बोलीविया के सीमा पर जो है, यहां पर है आपको टीटीकाका झील। टीटीकाका झील समझिए, पेरू और बोलीविया के सीमा पर। और एक बात और आप जानिए, यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील टीटीकाका झील है, जो कि पेरू और बोलीविया के सीमा पर है।
नौगम्य का मतलब होता है जहां पर आवागमन हो सके। ठीक है। टिटिकाका झील के तट पर ही, जैसे बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर है, वैसे ही बोलिविया की राजधानी है लापाज। लापाज दक्षिणी अमेरिका महादेश में बोलिविया नामक जो देश है, इसकी राजधानी है लापाज। लापाज। और जो लापाज है वह टिटिकाका झील पर स्थित है, या टिटिकाका झील के किनारे स्थित है। आप मानचित्र पर देखेंगे एकदम स्पष्टता पूर्वक आपको नजर आएगा कि जो बोलिविया की राजधानी लापाज है वह आपको टिटिकाका झील के किनारे स्थित है। बोलिविया की राजधानी लापाज, पेरू की राजधानी लीमा, इक्वेडोर क्यूटो, चिली की राजधानी सेंटियागो, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनर्स आयर्स। समझ गए? ब्यूनर्स आयर्स, समझ गए? तो ये सब अलग अलग देश की राजधानी है। आगे हम देखेंगे राजधानी, एक साथ राजधानी देखेंगे सब महादेश का। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया, पेरू और बोलिविया पेरू और बोलिविया के सीमा पर, पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। बोलिविया की राजधानी लापाज, बोलिविया की राजधानी लापाज बोलिविया की राजधानी लापाज टिटिकाका झील के मुहाने पर है। टिटिकाका झील के तट पर है, लिखिए, मुहाना छोड़िए। बोलिविया की राजधानी लापाज टिटिकाका झील के तट पर स्थित है। टिटिकाका झील के तट पर स्थित है। टिटिकाका झील के तट पर स्थित है। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। चलिए, क्या बोले? नहीं पता है नौगम्य में क्या होता है, आप लोग ढूंढ के लाइएगा। ठीक है, अब सुनिए। आपको पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे वो भी याद नहीं कर पाए थे, और आज जो पढ़ा है दोनों को आप रिवाइज कीजिए। दोनों को आप पढ़िए एक बार, दोनों को पढ़िए जल्दी। पिछले क्लास और आज दोनों का एक साथ याद करवाएंगे।
पढ़ लिए। पढ़ लिए, दीजिए तो। आइए याद करते हैं, मेरे साथ आइए। बताइए, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेब, अथावास्का, रेंडियर, विनीपेग, निपीगन झील कहां है? कहां है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि हडसन की खाड़ी कौन देश में? कौन देश में है? केरिबू पर्वत कौन देश में? टॉर्नगर्न पर्वत कौन देश में? कनाडा में है। चलिए आगे बताइएगा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महादेश दक्षिणी अमेरिका में मात्र कितने स्थलरूढ़ देश? कितने हैं? कौन कौन? बोलिविया और दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महादेश के लगभग सभी देशों के साथ सीमा बनाती है, सिवाय दो देश को छोड़कर, चिली और विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर पांचवा बड़ा देश कौन है? ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया ना। ब्राजील देश का नाम किस चीज पर पड़ा? ब्रासील नामक वृक्ष के नाम पर। ब्राजील देश का नाम किस पर पड़ा है? किसके नाम पर पड़ा है? विश्व का एकमात्र देश जिससे होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती कौन है? विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिससे होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती कौन है? कहवा का विश्व का सबसे बड़ा कहवा का मंडी कहां है? साओ पाउलो। विश्व का सबसे बड़ा कहवा का मंडी कहां है? विश्व का सबसे बड़ा कहवा का मंडी। कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता? सेंटोस। कॉफी बंदरगाह किसे? कॉफी बंदरगाह। अच्छा, कॉफी रेल कहां कहां के बीच चलती है? साओ पाउलो और सेंटोस। कॉफी रेल कहां कहां के बीच चल? साओ पाउलो और विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन देश करता है? कहवा का घर किसे कहते हैं? ब्राजील। कहवा का घर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां हुआ? रियो डी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां हुआ? रियो डी। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? सेल्वास ना। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या? वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या? लानोज। अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहते हैं? अर्जेंटीना का हृदय। ब्राजील के खोजकर्ता अल्ब्रेज। ब्राजील के खोजकर्ता। अच्छा, लेटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? दक्षिणी अमेरिका महादेश, कैरिबियन सागरीय देश, मेक्सिको और मध्य अमेरिका। लेटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश, इतालवी भाषा की उत्पत्ति कौन भाषा से हुई? लेटिन भाषा से ना। फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश, इतालवी भाषा की उत्पत्ति कौन भाषा से? लेटिन से ना। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी द्वीप टिएरा डेल फ्यूगो। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी द्वीप। अच्छा, जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका महादेश के मुख्य भूमि से अलग कौन जल संधि के द्वारा होता है? कौन जल संधि?
दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी बिंदु हॉर्न अंतरिप। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे दक्षिणी बिंदु हॉर्न। समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति आए कौन है? अच्छा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से कौन जल संधि जोड़ता है? मैगलन। न दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से कौन जल संधि जोड़ता है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला कौन महादेश में है? दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला कौन महादेश में? एंडीज पर्वतमाला कौन महादेश में? इसका विस्तार कितने देशों में, कितने देशों में है? कौन कौन सा? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और एंडीज पर्वतमाला का विस्तार कितने देशों में है? कौन कौन देश? दक्षिणी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांका। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एकांका किस दो देश के सीमा पर? अर्जेंटीना और चिली। चिली और अर्जेंटीना। चिली और टिटिकाका झील किस दो देश के सीमा पर? पेरू और टिटिकाका झील किस दो देश के सीमा पर? बोलिविया की राजधानी कहां है? बोलिविया की राजधानी, अच्छा, बोलिविया की राजधानी लापाज कौन झील के तट पर है? कौन झील के तट पर है? चलिए, एगो सूचना है। सूचना यह है कि जो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है उसको लेकर के यहां पर संस्थान में जो मैथ पढ़ाते हैं प्रभु सर, वो जो है कल रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के वैकेंसी के मद्देनजर एएलपी और टेक्नीशियन हेतु मैथ और रीजनिंग का एक बैच कल से प्रारंभ कर रहे हैं। कल से 23 फरवरी से समय है दोपहर में 2 से 4 और किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पर। किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पर कल से 2 से 4 के बीच मैथ और रीजनिंग का एएलपी और टेक्नीशियन का बैच आ रहा है। जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग आपका वीक है तो आप निश्चित तौर पर ज्वाइन कीजिए और जो है आपको 1 सप्ताह डेमो है, डेमो करके संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा। ये एक सूचना है। इससे आगे मिलते हैं कल इसी सेंटर पर अपने समय से। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की को इधर से निकलने दीजिए। लड़का लोग इधर से निकलिए, इस साइड से, लड़की को इधर से निकलने दीजिए। लड़का लोग साइड हो जाइए, लड़की को निकलने दीजिए। लड़की को जाने दीजिएगा ई वाला रो से। खुश रहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। लड़की लोग को निकलने दीजिएगा इधर से, बीच में कोई लड़का नहीं आएगा। सत्तरवीं के लिए सितंबर में परीक्षा है। पूरे इस साल के करंट को पढ़ लीजिए, ठीक है? जनवरी से लेकर के जुलाई अगस्त तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीना के करंट को अच्छे से पढ़िए। चलिए, है क्या हो रहा है जी? क्या ऐसे करते हैं आप? बताइए, ये सब